નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવીએ છીએ અને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. દર્શક મિત્રો, એક હસીન ચહેરો, એક એવી અંતરંગ વાતો, કદાચ કહી શકાય કે ચઢાવ ઉતારની વચ્ચે પણ સ્ટ્રગલ કરીને પણ જો પોતાનું એક સ્થાન કાયમ કર્યું હોય, ખરાબ પરિસ્થિતિઓમાં પણ પોતાની જાતને ડગવા નથી દીધી અને ક્યાંક મંઝિલને નજરની સમક્ષ રાખીને જ એક એક કદમ ભર્યા છે, ચાહે તે કદમ પર કાંટા આવ્યા હોય કે પછી ફૂલ આવ્યા હોય. મને લાગે છે કે આ બધી વાતો એમના મોઢે સાંભળીએ તો વધુ મજા આવશે. दिव्या दत्ता हमारी साथ है. दिव्या जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. थैंक यू सो मच. दिव्या जी, सबसे पहले मैंने बताया कि ये अप डाउन वाली लाइफ मैंने सुना. हाँ. दिव्या जी की शुरुआत जी लीड रोल से हुई. धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे करके ऐसा होता है कि लोग स्ट्रगल करते करते या तो वहां तक पहुंचते या तो फिर जहां से शुरू होता है वहीं से कंटिन्यू रखते. लेकिन दिव्या जी की लाइफ में क्या हो गया आपके मुंह से ही सुनना चाहेंगे. लेकिन कितनी भी हर्डल्स आई, दिव्या जी डरी नहीं. न तो दिव्या जी ने कभी ऐसा सोचा कि मैं ये छोड़ दूं फील्ड. कई लोग ऐसे थे, क्योंकि ये ग्लैमर फील्ड में कई लोग आते, थोड़ी भी अगर तकलीफें आती है छोड़ के चले जाते, लोग भी भूल जाते. लेकिन दिव्या जी न तो अपने व्यूअर को भूली, न व्यूअर्स दिव्या जी को भूले. कैसा रहा ये स्ट्रगल वाला लाइफ? मैं पहली बात तो स्ट्रगल लव से ही बहुत नफरत है मुझे, क्योंकि आप जब स्ट्रगल कहते, जिंदगी का मतलब ये है कि कभी उतार आएंगे कभी चढ़ाव आएंगे, और या तो आप उसे कहें कि मैं जिंदगी जी रही हूँ या आप कहें कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ. तो स्ट्रगल तो टॉप मोस्ट के एक्टर्स भी करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन मेंटेन करनी होती है. बीच के करते हैं कि हमें और ऊपर पहुंचना है. जो शुरुआत करते हैं उन्हें होता है कि हम उस लेवल तक पहुंचे. तो किसी ना किसी लेवल पे वो तो मेहनत तो चलती ही जाएगी, वो उसमें कोई वो दो राय नहीं है. मेरी शुरुआत, जैसा आपने कहा, हीरोइन के रूप में हुई थी. तो मेरी कुछ स्टीरियोटिपिकल शुरुआत नहीं हुई थी कि मैं किसी बहुत बड़े टॉप एक्टर के ऑपोजिट दिव्या दत्ता को लॉन्च किया गया, ऐसा तो हुआ नहीं था. मैं एक मल्टी स्टारर में आई थी जिसमें मेरे ऑपोजिट सुनील शेट्टी थे, और उसमें मेरे साथ बाकी हीरोइंस भी थी और मल्टी स्टारर फिल्म थी. तो ऐसा करके सबको लगा कि ये लड़की बहुत स्वीट है, उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है. तो हर फिल्म में मुझे 2 गाने और एक कुछ स्माइल वाले प्यारे से चुलबुले सीन्स मिलते थे, जो मुझे नहीं मज़ा आ रहा था करके, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ. बहुत शौक था एक्टिंग करने का, डॉक्टर्स की फैमिली है, तो मैं चाहती थी कुछ और करूँ. तो मैंने सोचा कि ऐसे रोल्स मुझे नहीं करने, सिर्फ मतलब ग्लैमरस एंड ऑल दैट स्टफ. तो फिर मुझे ट्रेन टू पाकिस्तान ऑफर हुई, और उससे मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी बदली, और मुझे अपनी एक पहचान मिली, जो कि अब मुझे लगता है कि मेरी एक जगह अलग है. वो जो आप रेस की बात करते हैं, हीरोइंस की बात करते हैं, मैं उस लीग में नहीं हूँ. मैं एक एक्टर हूँ. जैसे कि आप एक्टर्स को मानते हैं, लड़कों में बहुत, मेल्स में आपको एक्टर्स मिलते रहे हैं इस लीग में, लेकिन लड़कियों में बहुत कम होता है जो आप लीड भी करें, आप पैरेलल्स भी करें, लेकिन रोल आपका बहुत. दिव्या जी चाहती थी कि कुछ हटके मुझे मिले. ये हटके वाला शब्द नॉर्मली ये फील्ड में, ये लाइन में बोलना पड़ता है या तो होता ही रहता है. हटके एक सीरियल भी लेके आ रहे हैं कुछ. दिव्या जी, क्या है ये? एक्स्ट्रा शॉट्स चैलेंज एक क्विज शो है, और हम लोग बहुत फिल्मी हैं. हर एक को शौक होता है कि फिल्म वाले लोगों के बारे में जाने, फिल्म कैसे बनी, एक्टर की लाइफ में क्या हुआ. आप जैसे मुझे पूछ रहे हैं कि आपकी कैसी ज़िंदगी रही, तो इन सब किस्सों को, पर्दे के पीछे की बातों को लेकर एक क्विज बनाई गई है. और मुझे अपने निजी तौर पर लगता है कि जो लोग फिल्मों से नहीं कोई भी नाता रखते, उन्हें फिल्मों का बहुत शौक होता है, और फिल्मों की जानकारी हमसे ज़्यादा होती है. तो ये शो उनके लिए है. ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि जानेंगे भी जो चीज़ें नहीं मालूम है, और बहुत एंजॉय करके ये हमने क्विज किया है. सो आई हैव रियली एंजॉयड. मेरा पहला ये डिजाइन कुछ हटके बना है कहीं से, क्या बिल्कुल किसी का कॉपी है या इट्स ऑन, मतलब ये कुछ अपना हटके स्पेशल डिजाइन है ये जो प्रोग्राम क्विज का किया गया है? वो सोनी मैक्स की अपनी प्रॉपर्टी है एक्स्ट्रा शॉट्स, जिसमें ट्रिविया बताया जाता है, लोगों ये किस्से बताए जाते हैं जो मैंने आपको बताया. सो उन्हीं की प्रॉपर्टी, उसी पर क्विज बनाई गई है. सो कहीं से लिया नहीं गया, बिल्कुल ओरिजिनल है. मेरे ख्याल से ऐसा कुछ शो आज तक आया नहीं है. ओके. शो की बात करें, खास करके क्विज के शो की बात करें, देयर आर सो मेनी, क्योंकि ये इस एक सीधा ये ऑन स्क्रीन आने से पहले बहुत सारा इसके बारे में कुछ स्टडी भी किया होगा कि नॉर्मली क्विज शो में जो भी एंकर आता है
उसके अलग अलग पैटर्न, इसके अलग अलग स्टाइल। दिव्या जी ने भी अपनी खुद की एक स्टाइल बनाने की कोशिश की होगी, एक पंचलाइन होगी। क्या होगी पंचलाइन इस शो की? आप तैयार? ओके ओके ओके, आप तैयार। एक्सेप्टेंसी कोई भी नए प्रोग्राम की नॉर्मली टाइम लगता है थोड़ा, कोई भी नया चीज़ रखते हो, क्या क्या सोचते हैं आपकी ये जब प्रोग्राम रखेंगे कुछ देना ही है आपको तो, बट ऑब्वियस है एक्सेप्टेंसी मिलने ही वाली है। फिर भी रिसर्च वाले बैठे होंगे, सर्वे भी किया होगा, बहुत सारा अलग अलग सेगमेंट को भी फोकस किया होगा, एज ग्रुप को फोकस किया होगा, क्या खास बात है? ये एक ऐसा शो है, अगर आप फिल्म्स की बात करते हैं तो चाहे स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के लोग हों या फिर मैरिड लोग हों या कामकाजी लोग हों या फिर बुजुर्ग हों, ऐसा कोई तबका नहीं है जो फिल्में नहीं पसंद करता। तो मैं कह ही नहीं सकती कि ये एक तबके के लिए, सबके लिए है। और जो आप कह रहे हैं कि समय लगता है एक शो को एक्सेप्ट करने को, मुझे लगता है 3-4 एपिसोड्स में लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें ये चीज़ देखनी है, उसको लॉयली देखना है या फिर नहीं देखना, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। सो आई थिंक ये 3-4 जो एपिसोड्स होते हैं इसमें डिसाइड हो जाता है। ओके दिव्या जी, अच्छी ओरेटर, खुद अपनी थॉट जो भी होता है अच्छे शब्दों में रख लेती है। शुक्रिया। मुझे स्कूलिंग में जाना है, स्कूल लाइफ में डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया ही होगा। बहुत घबराती थी स्कूल में, डिबेट्स में हमेशा चुन ली जाती थी और बहुत नर्वस हो जाती थी। क्या होता था जब स्टेज पे जाती थी? नहीं, आई थिंक वो अब भी होता है। जब स्टेज पे जाती हूँ तो हल्की सी एक नर्वस एनर्जी, वो कहते हैं ज़रूरी भी बहुत है। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंटली चले जाएं तो एक्साइटमेंट, वो जो एक नयापन होता है किसी चीज़ को करने का, वो चला जाता है। सो एक जेन्युइननेस बहुत ज़रूरी है किसी से बात करते वक्त, एक कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है, और वो तभी आता है जब आपके पास थोड़ी सी नर्वस एनर्जी हो। सो बचपन में भी थी, तब थोड़ी ज़्यादा थी, अब क्योंकि एक्सपोजर ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तो अब थोड़ी कम है, बट है। ओके, बात करेंगे इस नर्वसनेस की, और ऐसी कौन सी बातें हैं जो दिव्या जी आज खुल के बोलेगी जो शायद अभी तक नहीं बोली है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद दर्शक मित्रों समय थयो एक विराम बाद अतिथिમાં दिव्या दत्ता जी સાથે વાત। विराम बाद फरी एकવાર स्वागत है आपનું कार्यक्रम अतिथिમાં। दिव्या जी हमारी साथ है। दिव्या जी, नर्वस होती थी दिव्या जी? कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि नर्वस होते होते लोगों ने कुछ मजाक भी उड़ाया होगा? ऐसा कभी नहीं, क्योंकि नर्वस मैं खुद के लिए होती थी, किसी को पता नहीं चलता था कि मैं नर्वस हूँ। और वो नर्वस एनर्जी मेरे लिए अच्छी थी, वो कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी को मौका नहीं दिया अपनी, जो बहुत छुपा लेती है आप अपनी अंदर की बातें, तो शायद खुल के। ऐसा नहीं है, एक बार स्कूल में हुआ था, जो पहली बार मुझे मेरी टीचर ने कहा था कि ये कविता तुमने पढ़नी है, और सबके सामने, और हिंदी की बहुत बड़ी कविता थी, और मैं बिल्कुल जाके स्टेज पे गई तो सब भूल गई, और बहुत मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ खुद से कि मेरी टीचर ने मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस रखा और मैं भूल गई। और उस समय मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि जो करूँगी पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करूँगी, एंड उसके बाद कभी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी टीचर ने कहा हो या फिर किसी डायरेक्टर ने कहा हो कि याद रखो। इनफैक्ट टचवुड, आई एम नोन फॉर माई मेमोरी कि डायलॉग्स याद रखती है। डिसअपॉइंटमेंट की बात बताया दिव्या जी, सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट लाइफ में कौन सी आई? मैं बहुत गिरती हूँ, मतलब गिर जाती हूँ, टपक जाती हूँ कहीं पे भी, सो दैट कैन बी वेरी एम्बैरेसिंग। किसके लिए? किसी इंसान के लिए नहीं टपकती। okay. ऐसे चलते चलते कहीं पे भी, वो मेरे हर सेट पे होता है कि कहीं ना कहीं मतलब सादी सी जगह होगी, पहाड़ चढ़ जाऊंगी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टंट्स कर लूंगी वो भी चल जाएगा, लेकिन सीधा सीधा जो जमीन होती है उधर चलते चलते तो जरूर आई हैव टू ट्रिप, तो इट कैन बी एम्बैरेसिंग और मुझे खुद ही हंसी आ जाती है, बट हाँ दैट कैन बी वेरी। डॉक्टर फैमिली आपने बताया, बैकग्राउंड बताया जी, थोड़ा परिवार की बातें जानना चाहता हूँ। कौन सबसे ज्यादा डांट देते थे परिवार में से? आप सब नेगेटिव बातें पूछ रहे हैं। मैं बाद में पॉजिटिव आ रहा हूँ मैं। डिसअपॉइंटमेंट, नर्वसनेस, सब कुछ। सेकंड पार्ट में ये रहता है, थर्ड पार्ट में पॉजिटिव बातें आएंगी। मतलब अच्छा ठीक है, तो ऐसे कैसे मौका दिया जाएगा वो बात। शुक्रिया, नहीं मैं ये भी एंजॉय कर रही हूँ। मेरी फैमिली में एक्चुअली मेरी मम्मी है और मेरा छोटा भाई है
और आई लॉस्ट माई डैड वेरी सून इन लाइफ। बहुत पैम्पर्ड बचा रही हूँ हमेशा, कभी डांट नहीं पड़ी। शायद इसलिए एक विश्वास के साथ जीती हूँ कि कभी उनको कभी ये ना लगे कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। सो आई थिंक वो जो प्यार मुझे फैमिली से मिला है वो मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है। तो मुझे कोई डांट देता है, अब जैसे आप मेरे से नेगेटिव बातें पूछ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। पापा क्या चाहते थे आपसे? पापा दिव्या क्या बने? आई लॉस्ट माई फादर वेरी अर्ली इन लाइफ, और उस टाइम हमने शायद ये सोचा ही नहीं था कि दिव्या क्या बनेगी। आई वॉज जस्ट 5 years old। और मम्मी क्या चाहती हैं, उनको ये था कि दिव्या वो करे जो वो करना चाहती है। और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बहुत स्कॉलरशिप आती थी कॉलेज में, लेकिन एक शौक की बात होती है और एक मैं स्टारडस्ट के टैलेंट हंट में सिलेक्ट हो गई थी। तो फिर मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया और कहा कि अगर ये यही करना चाहती है तो मैं इसके साथ हूँ। एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर, बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं ज़िंदगी में जो वो करते हैं, जो वो करना चाहते हैं और उससे चाहते हैं वो उनको मिल जाता है। लेकिन एक कहता है कि इस फील्ड में आने के लिए देयर शुड बी सम गॉडफादर। या ट्रू। किसको देना चाहेंगे ये क्रेडिट? इंसानी लेवल पे कोई गॉडफादर नहीं है। पता नहीं अभी मैं इफ़ आई लुक बैक वुड आई वांट वन, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरा जो एक बहुत अच्छे से खूबसूरती से जो मैं कमर्शियल फिल्म्स में और आर्ट फिल्म्स में एक साथ हूँ, जो मैं फैला पाई अपने आप को हर जगह पे, वो शायद नहीं पॉसिबल हो पाता अगर मैं लार्जर पिक्चर देखूँ, अगर गॉडफादर होता। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा जो गॉडफादर है वो ऊपर वाला है, एंड आई थिंक ही इज बीन पुशिंग मी एवरी टाइम। इट्स वेरी डिफिकल्ट दिव्या जी टू मेंटेन कॉमर्शियल फिल्म एंड तुम्हारा ये आर्ट फिल्म, क्योंकि एक बात एक फिट बन जाता है जब कैरेक्टर किसी का भी, तो एक्सेप्टेंस इतनी नहीं मिलती। रादर सिलेक्शन जब भी करते कास्टिंग के टाइम पे, तब भी एक फ्रेम देखा जाता है कि या शी इज फिट फॉर दिस, शी इज फिट फॉर दैट। आई थिंक कहीं वर्सेटाइल आपने अपना वो शो ऑफ किया है, या तो व्हाटएवर पीआर आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, थोड़ी सी टैलेंटेड भी हूँ। फिर भी क्या लगता है आपको कि ऐसी क्या बात है कि दिव्या जी को ये अंदर, क्योंकि बैठे बैठे इतने इंटेलेक्चुअल है आप, तो सोचते भी होंगे, अपने आप को भी एनालाइज करते होंगे, ऐसी क्या बात है दिव्या जी में जो दिव्या जी को लगता है कि यस ये भी मुझे इस रोल के लिए पसंद करता है और ये भी करता है, ये भी मुझे सिलेक्ट करता है, ये भी करता है, या तो क्या डेवलप किया है खुद का ये? मैं जब श्याम बेनेगल से पहली बार मिलने गई थी तो मैंने उन्हें कहा था मुझे आपके साथ काम करना है, जरूर करना है। तो उन्होंने ऐसे देखा मुझे एंड ही सेड तुम कुछ भी पहनो, तुम ग्लैमरस लगोगी मुझे, तो मुझे देखना है तुम्हें मैं कहाँ डालूं। और पहला रोल जो मैंने उनके साथ किया था वो एक आइटम नंबर किया था समर फिल्म में। सो उन्होंने मुझे बताया आपने मेरे बारे में कि मैं ढाल सकती हूँ अपने आप को किसी भी, शायद भगवान की कृपा है कि चेहरा ऐसा है कि वर्सेटाइल लग सकता है, ग्लैमरस रोल्स में भी फिट होता है, और अगर मैं मेकअप ना करूँ तो बिल्कुल इंडियन भी एकदम डीग्लैमराइज भी हो सकता है। प्लस शायद आई थिंक मुझे एक बहुत एक्साइटमेंट होती है कोई भी अलग रोल करने की। मैं नहीं चाहती कि कभी भी किसी भी इमेज में बंध के रहूं, मुझे एकदम घुटता है उसमें। सो अच्छा लगता है कि एक अलग सपोज राकेश मेहरा बुलाते हैं कि ये वाली फिल्म ये रोल करो। वीर ज़ारा के बाद उन्होंने मुझे जलेबी ऑफर किया जो बिल्कुल ही अलग था। सो एक तो मेकर्स का कॉन्फिडेंस है मुझ में, दूसरा आई थिंक आई डिलीवर, तीसरा एक जो जैसे मैंने आपको कहा नर्वस एनर्जी होती है कि ये रोल है इसमें कुछ करके दिखाना है, तो वो जो होता है आई थिंक लोगों को पसंद आता है। और एक सिंसियरिटी होती है ज़िंदगी में, वो बड़ी ज़रूरी है। जितना मर्जी आपको सक्सेस मिल जाए ज़िंदगी में, लेकिन अगर आपकी सिंसियरिटी चले जाए, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे तो सब आता है, वो कहीं ना कहीं आपको नीचे ले जाता है। सो आई थिंक वो जो सिंसियरिटी है वो लोगों को। लेकिन दिव्या जी इतना कंटिन्यू और ये अलग अलग सेगमेंट में, व्हाट डू यू फील टू बी अ सक्सेस इन दिस फील्ड, इन दिस ग्लैमर फील्ड? क्या जरूरी है? टैलेंट, टॉलरेंस या कॉम्प्रोमाइज? टैलेंट बोला आपने, और क्या बोला? टॉलरेंस। टैलेंट एंड टॉलरेंस, एब्सोल्युटली। कॉम्प्रोमाइज किसी को बहुत शॉर्टकट लेना है तो डेफिनेटली मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वक्त लिया थोड़ा सा बाकियों से ज़्यादा, लेकिन मिला ज़रूर, और अपने तरीके से मिला, और जो अपने तरीके से चीज़ मिलती है उसकी खुशी अलग होती है। बीच में आपने बोला कि वक्त लिया, क्या किया इस टाइम पे? ऐसा नहीं कि खुद को ग्रूम किया या कहीं सोर्सेस ट्राई किए?
ऐसा वक्त लेने का मतलब ये नहीं कि मैंने ब्रेक ले लिया, मैं लगातार काम कर रही हूँ एंड आई हैव बीन वन ऑफ द बिजीएस्ट एक्टर्स, लेकिन वक्त लिया लोगों को ये पहचानने में कि दिव्या ये भी कर सकती है, दिव्या ये भी कर सकती है। क्योंकि आप गॉडफादर के बिना हैं तो मैंने मल्टी स्टारर से शुरुआत की कि लोग मुझे देखें। फिर मल्टी स्टारर से जब मैं ऊब गई तो मैंने आर्ट हाउस किया, फिर आर्ट हाउस के बाद मैंने टीवी सीरियल किया। तो मैंने सब किया है, घाट घाट का पानी पिया है, लेकिन ऐसा किया है कि दिल से किया है और लोग याद रखते हैं और बहुत प्यार देते हैं। सो वो जो लोगों का प्यार है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। दिव्या जी, यूथ जो सवाल आपको पूछा गया है कुछ घंटे पहले, वही मैं रिपीट करूंगा। यूथ के आइकन फिल्म स्टार्स थे। पिछले 3 महीने से अन्ना हजारे आइकन बन गए। जेलसी होती है कुछ? लोग मेरे हिसाब से यूथ जो कि टारगेट करते हैं फिल्म स्टार्स की ये इनको पकड़ना है, हमारे फोटो रखे, लेकिन क्या मालूम टोपी वाले अन्ना जी चहीते बन गए। क्या कर सकते हैं इस ग्लैमर फील्ड के लोग इस देश की कई समस्याओं के लिए? क्योंकि बहुत बताते हैं हम, अच्छी अच्छी बातें तो फिल्मों में लिखे हुए डायलॉग से कर लेते हैं, लेकिन एक सेलिब्रिटी का अपना एक कुछ रोल होता है, उनकी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है। अब सोसाइटी इतना कुछ देती है तो डोंट यू फील दैट कि ये सेलिब्रिटीज़ को भी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा सा मैसेज, कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज़ दिव्या जी क्या करती है? आपको क्या लगता है कि जब अन्ना हजारे का मूवमेंट हुआ तो सेलिब्रिटीज़ ने नहीं किया? आई थिंक हमारी पूरी इंडस्ट्री वालों ने अपनी एक अलग, यहाँ पर मुंबई में अलग से मार्च की, जहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए। मेरे ख्याल आमिर खुद वहाँ गए, ओमपुरी गए, कितने सारे सिंगर्स वहाँ होकर आए, अपना सपोर्ट इस तरह से दिखाए, क्योंकि जाने माने चेहरे हैं। वो जो कहते हैं, वो जो करते हैं, लोग सुनते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि किसके साथ हैं। बहुत करप्शन देखी हमने, बहुत कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, लेकिन क्योंकि हम अपनी ही अंदरूनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं, कोई पहला स्टेप नहीं उठाता। हम उसे मान लेते हैं कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि है ऐसा तो क्या कर सकते हैं, बस क्रिप करके चले जाते हैं। तो एक चेहरा जो 70 साल का है या उससे भी ऊपर, उसने जब सबको रिप्रेजेंट किया है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, सब लोग आए हैं आगे, अपने अपने तरीके से आए हैं। और अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरा सपोर्ट हमेशा वहाँ रहा है, चाहे मेरे राइटअप्स हों जो मैं अखबारों में लिखती हूँ, उनके ज़रिए मैंने अन्ना के बारे में खूब लिखा है, और चाहे अपने तरीक़ों में हो, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, चाहे NGOs हों, जो कर सकते हैं वो सब करते हैं, लेकिन उसके बारे में बताते रहना कि मैंने ये किया तो वो खुद के ढोल पीटने का कोई मतलब नहीं होता। बहुत सारी बातें करेंगे, अगेन एक वक्त हुआ छोटे से ब्रेक, अभी पॉजिटिव बातें करेंगे इस नेक्स्ट टर्न में। દર્શક મિત્રો, સમય થયો છે વિરામનો। દિવ્યા દત્તાજી સાથેની વાત છેલ્લા તબક્કાની આ એક બ્રેક પછી। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં। દિવ્યાજી, પોઝિટિવ વાત है, लास्ट 7 मिनट्स कौन है फास्ट फ्रेंड? फास्ट फ्रेंड इंडस्ट्री में? या इंडस्ट्री में दोस्त कम बनते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं। और कुछ वक्त पे बदल भी जाते हैं दोस्त। वो तो आप इंडस्ट्री में नहीं कह सकते, वो हर जगह ऐसा होता है। इंडस्ट्री में जरा टर्नओवर फास्ट रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वक्त की कमी होती है हर एक के पास, और जब आप किसी एक फिल्म में साथ में काम कर रहे हैं तो आप बहुत वक्त साथ में बिताते हैं, लेकिन जब कहीं और चले जाते हैं तो मिलने का मौका ही नहीं मिलता। दिव्या जी को कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लगती है? जूही से मेरी बहुत पटती है, प्रीति से मेरी बहुत पटती है, बहुत स्वीट दोस्त हैं। और एक्टर्स में इरफान से अच्छी दोस्ती है, श्रेयस तालपटे से बहुत अच्छी दोस्ती है, रजत कपूर से अच्छी दोस्ती है। मेकर्स बहुत सारे अच्छे मित्र हैं मेरे, जैसे कि जितनों के साथ काम किया, एक्चुअली वो मेरी फैमिली बन जाते हैं कहीं ना कहीं। जैसा आपने कहा कि आपको क्यों ये लोग सब रिपीट करते हैं, वो इसलिए भी कि एक जुड़ाव हो जाता है, एक दोस्ती बन जाती है। आपने बोला ना कि पॉजिटिव बातें ही करनी है। मैंने नहीं कहा, मैंने मेरा नेक्स्ट सवाल है, मीडिया के लिए, न्यूज चैनल वालों के लिए क्या कहना है आपका? पॉजिटिव बातें करनी है। अच्छा, ये पिछले सेक्शन में डालना था। ये क्वेश्चन इधर आ गया है। Okay, what is your opinion about Indian news channels, Indian media, news media? I think they are the stars of today because they can make you, they can break you, and जो भी perception वो लेते हैं, जो उन्हें सही लगता है, वो उसे दर्शाते हैं, और इतना फ्लैश होता है वो हर जगह कि आप अगर नहीं भी जान रहे तो भी आपके जहन में बैठ जाती है वो बात जो मीडिया बताता है।
सो आई थिंक जैसे आपने अन्ना के बारे में बोला, एक मूवमेंट उसे आगे बढ़ाने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक कहीं किसी लेवल तक जो बात पहुंचती है वो मीडिया के बिना नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी चीज है जो दिव्या दत्ता लिए बिना घर से बाहर नहीं निकलती? मम्मी का खूब सारा बेस्ट ऑफ लक, एक जफी और एक खूब सारा बेस्ट ऑफ लक, नहीं तो वो दिन बहुत ही स्टूपिड बीतता है। कौन है ड्रीम बॉय? ऐसा तो कोई पता नहीं कौन है ड्रीम बॉय, लेकिन ऐसा जिससे खूब पटे और जो मुझे खूब समझे, खूब प्यार दे, और जिस दिन सामने नजर आ जाएगा ऐसा तो। कब तक, करीबन कितना वेट करे हिंदुस्तान की जनता? बस 5 मिनट और वेट कर लीजिए, मैं रास्ते में ही हूँ, एयरपोर्ट पे शायद खड़े होंगे। शायद अहमदाबादियों के लिए ऑल द बेस्ट, क्योंकि इसी रूट से जाने वाले अहमदाबाद में 5 मिनट तक कोशिश करेंगे स्वयंवर करने की। राखी जी के बारे में क्या कहना है दिव्या जी? जी क्यों, वही क्यों? उन्हीं के बारे में क्यों पूछा आपने प्रश्न? बहुत सारा वक्त खा लेती है वो, मीडिया का भी। अच्छा, आप जो पॉज मारते हैं ना, क्वेश्चन पूछते हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। राखी आई थिंक जानती हैं कि उनको क्या चाहिए जिंदगी में, और लोग उन्हें बहुत मदद करते हैं उस चीज में। आई थिंक शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब विद व्हाट शी इज गुड विद, एंड आई थिंक शी इज गुड। दिल से नहीं बोल रही आप? मेरे ख्याल से लोग बहुत पसंद करते हैं राखी को सुनना, राखी को देखना, एंजॉय करते हैं राखी को, और राखी ये जानती है, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अरे फिर से पॉज। ऐसा पॉज आता है, अटल बिहारी वाजपेयी पॉज आता है जी। नेताओं में कौन पसंद है दिव्या जी को? अब बताएं, कैटेगरी में पसंद किया जाता है। ये तो मजबूरी होती है। ओके ओके, क्या क्या बदलाव देखना चाहेंगे इस हिंदुस्तान की राजनीति? जी, मेरे से अगर आप चाहत पूछेंगे तो वो होने वाला नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है, और मेरे चाहने से कुछ बदलाव होने नहीं है। धीरे धीरे होंगे, शुरुआत हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है। आजकल हेडलाइंस पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि कुछ नया हुआ, कुछ बदलाव आया, लोग अवेयर हो गए, सो दैट्स रियली नाइस, एंड या आई थिंक ऐसा ही चलना चाहिए। दिव्या जी का फेवरेट कलर? लाल। ओके, फेवरेट डिश? दाल चावल। दाल चावल, और गुजराती दाल हो तो सोने पे सुहागा। देखो प्लीज दिव्या जी, ये है ना, ये गुजराती लोग जान गए कि गुजरात में जो भी बाहर से आते हैं ना स्टार, नहीं आप प्लीज तो बोल के जाते हैं कि दाल ढोकला अच्छा लगता है। नहीं, मैं विशाला सबसे पहले गई हूं। पंजाब में जाते हैं तो बोलते हमें मक्के की रोटी, ऐसा होता है। अब आप मेरी बात सुनेंगे, नॉर्मली ये गुजरात की जनता जान गई है कि जब भी बाहर से आते हैं ना तो बोलते हैं कि ढोकला अच्छा लगता है। अब आप मेरी बात सुनेंगे। आप लोग इतना सब एक जैसा देखते हैं कि जब कोई जेन्युइनली कुछ बोलता है आप विश्वास कर ही नहीं सकते। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं हम लोग कहीं भी शोज पे जाते हैं बाहर, मैं सबसे पहले गुजराती थाली मांगती हूँ, राजधानी जाती हूँ खास गुज्जू थाली खाने के लिए। पिछली बार जब मैं आई थी अहमदाबाद फिल्म फेस्टिवल के लिए तो हम लोग विशाला गए थे। इस बार मेरे हाथ कुछ लगा नहीं तो मैं सिर्फ गोलगप्पे खा के, गोलगप्पे खाए। नरेंद्र मोदी जी के बारे में, गुजरात की इतनी सारी चीजें पसंद है, गुजरात के नरेंद्र मोदी जी के बारे में दिव्या दत्ता जी का क्या ख्याल है? पॉलिटिकल अगर आप मुझसे ना पूछे, पर्सनल में पूछ रहा हूँ, ऐसा नरेंद्र जी आपको कैसे लगते हैं? वो पर्सनली मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती, तो जिस बारे में आप नहीं जानते, जिनके बारे में नहीं जानते, उनके बारे में कमेंट करना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं। अगर टॉप 3 फ्रेंड्स का नाम देना चाहे, इंडस्ट्री के नहीं, बचपन के, कॉलेज के, ऐसे 3 दोस्त जो आज की तारीख में भी कुछ अपेक्षा रखे बिना दिव्या जी को फोन करते या दिव्या जी दिल खोल के उनसे बात करते, ऐसे 3 दोस्त कौन? मेरे बचपन के दोस्त हैं जो बिल्कुल जजमेंटल नहीं होते आपके बारे में, वो हैं, और 3 नहीं है, मेरे ख्याल से 6-7 तो हैं कम से कम, बहुत अच्छे हैं। एक अर्चना है, मेरी स्कूल की दोस्त है, एक बिंदिया है, मेरी कॉलेज की मित्र हैं, और एक मोनिका है जिनसे मैं अभी बीच में मिली थी। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच दिव्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शक મિત્રો, ખાસ વાત હતી દિવ્યા દત્તા સાથેની। ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર, થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક્સ અ લોટ, થેન્ક યુ।